नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर स्वागत है आपका। मैं नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर। तो देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थात हमें सत्य कथन बताना है, हमें यहाँ पर सत्य कथन के बारे में चर्चा करनी है। तो पहला आपके दिया है, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा है, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तीसरा है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और चौथा दिया गया है, अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पर हम सभी ऑप्शन की अगर चर्चा करें तो पहला है कि वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, वृद्धि जो होती है ये एक शारीरिक है, ये एक देखी जा सकती है वृद्धि। मतलब किसी के शरीर में वृद्धि हो रही है, पहले बालक छोटा था, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी, ये एक मूर्त प्रक्रिया होगी। मूर्त मतलब जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो ये एक मूर्त प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा हमारा कि वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल मानसिक प्रक्रिया ही नहीं होती है, वृद्धि मानसिक प्रक्रिया होती ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, वो हमें दिखती है। दूसरा है, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिएगा साथियों, आनुवांशिकता का हिस्सा जो होता है वो कितना होता है? 10% हिस्सा होता है। आनुवंशिकता का केवल 10% हिस्सा होता है, जबकि 90% जो हिस्सा होता है वो होता है आपके वातावरण का, पर्यावरण का। तो विकास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विकास में 10% हिस्सा हम मान सकते हैं, हालांकि इतना होता नहीं होता, हम मान सकते हैं कि 10% हिस्सा जो होता है वो किसका होता है? आनुवंशिकता का होता है। और 90% जो बालक का विकास होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके पर्यावरण के, उसके वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन की चर्चा करें हम, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो विकास केवल मात्रात्मक प्रक्रिया ही नहीं है, विकास को गुणात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया भी होता है। जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है कि अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया। देखिए, हमारे तीन ऑप्शन जो है यहाँ पर कट रहे हैं। मतलब वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। तो आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है? करती है भाई साहब, आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बहुत कम करती है परंतु करती है। और विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, ये एक गुणात्मक प्रक्रिया भी होता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है, अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा उत्तर जो होगा वो सत्य कथन कौन सा होगा हमारा? कि अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीन कारणों से आता है आपके व्यवहार में परिवर्तन। किन किन कारणों से? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीन कारणों से आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन? तो स्थायी परिवर्तन अगर आया है तो ही वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है, ड्यूई महोदय का कथन भी यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, ये ड्यूई महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि अधिगम जो है वो किसी व्यावहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MPPI के नाम से भी जाना जाता है, जिसको में कितने नैदानिक पैमाने थे? तो देखिए, मिनेसोटा ने पर्सनालिटी के लिए यानी व्यक्तित्व के लिए जो पैमाने बताए थे वो बताए थे 10 पैमाने। उनको मानना था कि 10 पैमानों से जो है व्यक्ति का विकास होता है। 10 पैमाने कौन कौन से बताए उन्होंने? तो 10 पैमाने उन्होंने उनके हिसाब से 10 पैमाने बताए थे। तो MPPI को, जिसको हम मल्टी फेजेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी के नाम से भी जानते हैं, ये किसने दिया है? तो ये मिनेसोटा ने दिया है। ठीक है, ये व्यक्तित्व के पैमाने बताए हैं। तो 10 पैमानों के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है, जो व्यक्तित्व परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर हमें नहीं, प्रश्न में दिया गया नहीं है। कौन सा एक शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है हमें देखना है। देखिए, मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाता हूं जो आपको ज्ञात नहीं है, हालांकि ज्ञात होंगे भी सही, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आपको ज्ञात होंगे भी सही, परंतु मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप उन प्रश्नों को पढ़े जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो देखिएगा साथियों, हम ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, कौन सा शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? तो जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है ये शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है ये शिक्षण का सिद्धांत होता है। जो सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल सही, सरल से कठिन की ओर जाना ही शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है।
जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, जटिल से सरल की ओर नहीं जाता है। जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है वो भी शिक्षण का एक तरीका होता है, परंतु कौन सा गलत हो गया हमारा, जटिल से सरल की ओर नहीं बढ़ा जा सकता है। मतलब हम पहली सीढ़ी तो चढ़े ही नहीं, उसके बाद दूसरी सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं, तो ये गलत होगा। मतलब पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे हम, ऐसे ऐसे पहुंचते हैं, ना कि ऐसे ऐसे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है वो कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है शिक्षण का। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि समावेशी शिक्षा वर्तमान में रिक्त स्थान आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। तो वर्तमान में मतलब किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है वर्तमान में समावेशी शिक्षा की। देखिए, समावेशी शिक्षा के ऊपर बल दिया गया है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण निर्मित करती है, दान की बात करती है, या फिर उदासीनता की बात करती है, या अधिकार। देखिए यहाँ पर अधिकार जो दिया गया है ये हमारे राइट्स की बात हो रही है, हमारे जो मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि बाल अधिकार, ह्यूमन राइट्स होते हैं, मतलब मानव अधिकार, तो उन अधिकारों की बात की गई है। मतलब हमारा क्या क्या हिस्सा है वो अधिकार, ठीक है। तो देखिए, पहला समावेशी शिक्षा वर्तमान में रिक्त स्थान आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। तो समावेशीकरण जो होता है वो किसके आधार पर, वो हो गया हमारा अधिकार के आधार पर। मतलब हमारा एक मूलभूत अधिकार होता है, जैसे शिक्षा के अधिकार 21 क में, अनुच्छेद भारतीय संविधान के 21 क में किसको दर्शाया गया है, शिक्षा के अधिकार को। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 21 क के अंतर्गत। मतलब इसको मूल अधिकारों में शामिल किया गया है शिक्षा को। तो शिक्षा पाना भी सभी का अधिकार होता है। तो ये अधिकारवादी वो धारणा नहीं बात हो रही कि अधिकारवादी वो शिक्षक का रवैया अलग हो जाता है, परंतु हम अधिकार की बात करें, हमारे राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो अधिकारवादिता या फिर अधिकार राइट्स के ऊपर निर्भर हो रही है आजकल, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है, समावेशीकरण शिक्षा पाने का भी एक अधिकार की तरफ बल दे रही है। अगला प्रश्न है, लिंग स्कीमा जेंडर स्कीमा सिद्धांत रिक्त स्थान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखिएगा, ये प्रश्न मैं बता रहा था ना अभी कि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या उच्च क्वालिटी के होते हैं। देखिए साथियों, लिंग स्कीमा जेंडर स्कीमा सिद्धांत रिक्त स्थान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मुझे पता है आप सभी स्कीमा शब्द देखकर जीन पियाजे ही उत्तर देंगे, जीन पियाजे उत्तर देंगे, परंतु हमारा जीन पियाजे उत्तर नहीं होगा। हमारा जो लिंग स्कीमा का जो शब्द दिया है वो सांड्रा बैम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक बार और मैं प्रश्न बता देता हूं आपको कि प्रश्न क्या है। लिंग स्कीमा यानी जेंडर स्कीमा सिद्धांत रिक्त स्थान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सांड्रा बेम थे, इसके प्रतिपादक कौन थे, सांड्रा बेम। लिंग स्कीमा के कौन थे, सांड्रा बेम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जबकि केवल स्कीमा, मनोविज्ञान में स्कीमा शब्द कौन लेकर आए, तो जीन पियाजे। और लिंग स्कीमा अगर आपके पूछ ले तो वो कौन है, सांड्रा बेम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये था कि नहीं बहुत क्वालिटी का प्रश्न। इस प्रकार से आपके प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में जो पुरानी रटंत पद्धति है ना, पहले प्रश्न पूछे जाते थे बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, बुद्धि का सिद्धांत क्या है वगैरह, ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आजकल। आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं, और डीपली हमें पता होना चाहिए उन सिद्धांतों के बारे में, तभी हम उनका सही से आंसर दे पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो देखिएगा, लिंग स्कीमा यानी जेंडर स्कीमा का सिद्धांत किसने, तो सांड्रा बेम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला है छठा प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश रिक्त स्थान है। क्या पाठ्यक्रम हो सकता है, क्या छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, या फिर छात्रों के व्यक्तिगत कार्य, या फिर पारंपरिक शिक्षण। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं हम सही से कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। तो वाइगोत्स्की ने, हमें पता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने समाज पर बल दिया है, यानी समूह पर बल दिया है। तो हम बात करते हैं कि छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं तो उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या किससे सीखता है, वो सीखता है समूह से, वो सीखता है समाज से, वो सीखता है किसी अपने परिवार से। तो वो समूह में रहेगा, वो समाज में रहेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। ये किसका मानना है, ये मानना है वाइगोत्स्की का। तो छात्र कार्य पर एक साथ काम करेंगे, मतलब समूह की बात हो रही है, तो समूह में काम करेंगे या फिर समाज में रहकर काम करेंगे तभी बच्चा सीख सकता है। ये किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार।
सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सीखना, ये वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। अगली बात करते हैं, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं। जो ऐसे परीक्षण, देखिए हम प्रश्न को डबल बार पढ़ना चाहिए, हमें एक बार प्रश्न को नहीं पढ़ना चाहिए, दो दो बार, और समझ में नहीं आए तो 3 बार प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर दीजिए। तो ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? क्या परिशुद्धता परीक्षण कहलाते हैं, क्या संस्कृति अनुकूल परीक्षण कहलाते हैं, क्या मौखिक परीक्षण कहलाते हैं, या फिर सांकेतिक परीक्षण कहलाते हैं? देखिए ऐसे परीक्षण जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मौखिक परीक्षण, क्योंकि हमारी भाषा जो होती है वो कहाँ से निकलती है? हमारे मुख के द्वारा ही निकलती है, तो मौखिक परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि भाषा आधारित, यहाँ पर भाषा की बात की गई, भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं, तो वो मौखिक। भाषा का प्रयोग कब करता है व्यक्ति? व्यक्ति जब मुख से अपने मुख के द्वारा उत्तर देगा तभी तो वो भाषा का प्रयोग करेगा, तभी तो वो कुछ बोल पाएगा। तो भाषा के आधारित अगर बात कर रहे हैं तो मौखिक परीक्षण सबसे उपयुक्त होंगे या फिर तर्क शक्ति पर निर्भर करेंगे। अब 8वां प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग यानी निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? व्यक्तित्व के किस पहलू से? व्यक्तित्व हमने, देखिए हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो उसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी आता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी आता है, सामाजिकरण नाम का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, स्नायु विकृति भी कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। तो देखिए स्नायु विकृति मतलब आपके शरीर में कोई दोष होता है तो वो स्नायु विकृति के अंतर्गत आता है। तो एक तो होता है व्यक्तित्व का प्रकार बहुमुखी, और एक होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ये 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही काट दिए हैं। तो आपको देखना है कि व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे आउटगोइंग यानी निर्गामी, अगर वो बाहर की सोच रहा है, अगर वो आंतरिक सोच रखता है तो वो आएगा अंतर्मुखता के अंतर्गत। मतलब स्वयं ही वो न अपनी बातें किसी से बताता है और वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होगा तो वो अंतर्मुखता के अंतर्गत आएगा। और बहिर्मुखता के अंतर्गत निर्गामी होगा बच्चा, आउटगोइंग सोचेगा, मतलब बाहरी व्यक्तित्व का होगा, मतलब सभी प्रकार की सोच रखता है, तो वो बहिर्मुखता के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटगोइंग यानी निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो अगर व्यक्ति बहिर्मुखता के व्यक्तित्व का पालन करता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? बहिर्मुखता की, यानी आउटगोइंग सोचने की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, सामाजिक अधिगम के बांडुरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। हम देखिए सामाजिक अधिगम हमने केवल यही पढ़ा है कि बांडुरा ने सामाजिक अधिगम दिया है, सामाजिक अधिगम दिया है, परंतु इसको अवलोकनात्मक अधिगम भी कह सकते हैं हम इसको। बांडुरा का अवलोकनात्मक अधिगम भी इसी के नाम है। ये आपको कभी सामाजिक अधिगम नहीं दिया और वहां पर बांडुरा दे दिया और अवलोकनात्मक अधिगम दे दिया तो भी आपका सही क्या होगा? अवलोकनात्मक। उसको प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो ये बांडुरा के अधिगम के उपनाम हो गए। तो बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया जिसको हम प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं और अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उन्होंने 4 सिद्धांत किस प्रकार से दिए? उन्होंने मतलब सीखा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के 4 नियम दिए हैं। किसने? बांडुरा ने। तो उनका जो नियम थे वो मुझे पता है कि आपको नहीं पता होंगे। तो उनका क्या क्या था? वो था प्रतिधारण, अनुभूति, ध्यान, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा इसका तीसरा आंसर, ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन और प्रेरणा। क्योंकि तीसरा जो उनका था वो प्रजनन था, क्योंकि ध्यान पहला है, दूसरा प्रतिधारण है, तीसरा प्रजनन है और चौथा प्रेरणा। तो बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रकार के अपने सिद्धांत दिए। जो पहला कौन सा है? ध्यान, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है प्रजनन और चौथा है प्रेरणा। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि देखिएगा ये इस प्रकार से ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन और प्रेरणा। तो बांडुरा का अधिगम का सिद्धांत क्या क्या कहलाता है? तो उपनाम है उसके अवलोकनात्मक अधिगम और एक है प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं हम कि किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं। किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रिसिस कहलाता है, या फिर अहम पहचान के यानी ईगो आइडेंटिटी कहलाता है, या फिर ईगो आइडियल यानी अहम आदर्श कहलाता है, या फिर अहम यानी ईगो कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन, संकट, अहम पहचान, अहम आदर्श और अहम। देखिएगा किशोर अपनी स्वयं की छवि, स्वयं की मतलब अहम हो गया यहाँ पर। तो संकट और संकट अपने आप ही कट गया क्योंकि अहम 3 ऑप्शन में ही, और स्वयं के विचारों को अगर वो एकीकृत करने की बात कर रहा है
तो वो क्या कहलाएगा, अहम पहचान बनाना। मतलब जो किशोर होते हैं वो स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं तो उसे अहम पहचान के नाम से संदर्भित करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु से सीखता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना, क्या किशोरावस्था से, क्या जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर पश्च बाल्यावस्था से, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था से। तो भावनाओं को अभिव्यक्त करना बच्चा जो सीखता है वो प्रारंभिक चाइल्डहुड से, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड की जो उसकी एज होती है, यानी 5 वर्ष से 7 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। उस समय से बच्चा क्या करता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपनी मतलब अपनी इच्छाएं क्या हैं उनको अभिव्यक्त करना सीख जाता है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है। कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यावहारिक, देखिए कौन सा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत सेतु का काम करता है। तो हमें बीच का सिद्धांत बताना है। पहला तो है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा कौन सा दिया है, ये दिया है संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत के बीच सेतु का कार्य जो करता है वो करता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये साथियों ध्यान में रखिएगा कि व्यावहारिक अधिगम सिद्धांत और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच का सेतु का कार्य अगर करेगा तो वो कौन करेगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तीसरे ऑप्शन में दिया गया है हमारे कि सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संदर्भ में सत्य है। यानी इनके संबंध में सत्य कथन बताना है कि योग्यता और क्षमता के संबंध में, किसके संदर्भ में, तो योग्यता और क्षमता के संदर्भ में। कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना होती है, योग्यता एक विकसित ज्ञान है, क्षमता एक योग्यता का हिस्सा है, या फिर कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना। क्षमता जन्मजात संभावना नहीं होगी, जो भी होगी वो योग्यता जन्मजात संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर जन्मजात होती नहीं है, संभावना जताई जा रही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना कार्य क्षमता है। तो यहाँ पर संभावना किसके बारे में जताई जा रही, योग्यता के बारे में, कि योग्यता कुछ करने के लिए एक संभावना, जन्मजात संभावना या फिर हेरिडिटी हो सकती है। ठीक है, पोटेंशियल की बात हो रही है। तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, किसे आईक्यू बुद्धि उपलब्धता पद को प्रतिपादित किया। किसने किया, टर्मन ने किया, गाल्टन ने किया, या फिर बिनेट ने किया, या फिर गिलफोर्ड ने किया। देखिए अगर हम बात करें, हमें हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि बिनेट ने या फिर टर्मन ने। तो हम आईक्यू की बात करें, अगर इंटेलिजेंट क्वेश्चन की अगर बात करें, आईक्यू की धारणा किसने विकसित की, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा हमारा टर्मन। टर्मन के द्वारा जो है वो आईक्यू की धारणा विकसित की गई, क्योंकि टर्मन ने ही पहली बार MA अपॉन CA इंटू 100 ये जो धारणा दी थी ये किसने दी थी, टर्मन ने। जबकि देखिए MA अपॉन CA केवल बुद्धि लब्धि का मतलब जो सूत्र दिया था MA अपॉन CA वो दिया था स्टर्न एवं कोहलमान ने। कब, 1912 में। अगर हम बात करें कि बुद्धि लब्धि का पहला सूत्र किसने दिया, तो सूत्र दिया था स्टर्न एवं कोहलमान ने। कब दिया, वो दिया 1912 में। परंतु 1916 में जो सही से सूत्र का प्रतिपादन किया वो थे टर्मन महोदय, जिन्होंने MA मतलब मेंटली एज के बारे में बात की गई, मेंटली एज, MA मतलब मेंटली एज, और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, और गुणित 100 जो जोड़ा वो किसने जोड़ा, टर्मन महोदय ने जोड़ा। तो हम बात कर रहे हैं टर्मन की। तो आईक्यू का पद को प्रतिपादित जो करने वाले थे वो कौन थे, हमारे टर्मन महोदय। तो टर्मन ने आईक्यू के पद को प्रतिपादित किया। बुद्धि को सर्वप्रथम 1905 में बीने साइमन में मापा था। अगर बुद्धि की मापन की बात करें तो बीने साइमन ने कब मापा था, तो 1905 में। 1905 में बुद्धि को बीनेट और साइमन दो नाम के दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया बुद्धि का मापन किया गया। और बुद्धि लब्धि का मापन की बात होती है, मतलब बुद्धि लब्धि की मापन की बात करते हैं तो वो किसने किया, टर्मन ने 1916 में। जबकि 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दे दिया था, स्टर्न एवं कोहलमान ने प्रतिपादित कर दिया था। तो ये 1912 की बात है। जबकि 1916 में टर्मन ने क्या जोड़ा, देखिए MA अपॉन CA ये किसने जोड़ दिया था, ये दिया था स्टर्न एवं कोहलमान ने। कब की बात है, तो 1912 में।
उसके बाद गुणित 100 की जो धारणा थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, वो टर्मन के द्वारा। तो ये कार्य 1916 में किया गया। इसलिए आईक्यू का जन्मदाता जो होता है वो किसको माना जाता है, टर्मन को, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित तरीके से बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे कौन है? तो देखिए, जिन पियाजे ने ही एक कथन कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। आपने कभी जाना होगा, आपने कभी पढ़ा होगा कि जिन पियाजे का एक कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आप ध्यान में लाइएगा कि बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ये किसने कहा था? जिन पियाजे ने। तो जिन पियाजे के उस कथन पर ही हमारा प्रश्न पूछा गया है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है, मतलब जो वास्तविक होते हैं बच्चे, वास्तविकता की जो सोच रखते हैं, जो धारणा रखते हैं, वो वयस्कों के द्वारा सीखी नहीं जाती है। बच्चे अपनी समझ का सृजन जो है वो स्वयं करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे महोदय द्वारा। बीएफ स्किनर की बात करें तो स्किनर व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं, जबकि पियाजे संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो जीन पियाजे महोदय ने ही कहा था कि बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। और यहाँ पर भी वही प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है? तो ये कहा है जीन पियाजे के द्वारा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रश्न के बारे में आपको डाउट रह जाता है या फिर सही से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर उस प्रश्न को, उसकी चर्चा कीजिएगा, ताकि मैं आपको पर्सनली ये बात बता सकूं या फिर उसके सही से बता सकूं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।